नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश के 50वें चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई शपथ। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने भी दी बधाई। CII एग्रोटेक इंडिया 2022 के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब कृषि क्षेत्र विकसित हो। आने वाले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वार्षिक दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, जनभागीदारी से मजबूत हुआ भारत का लोकतंत्र। नए भारत के निर्माण में भारत के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, सूचना के अधिकार का मकसद लोकतंत्र को मजबूत करना। RTI से पारदर्शिता और जवाबदेही में हुई बढ़ोतरी। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में देशबंधु चित्तरंजन दास की जयंती पर पुष्पांजलि। राज्यसभा सांसद समेत कई गणमान्य लोगों ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में बढ़ते आगे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की जगह ली है। जस्टिस यू ललित का CJI के तौर पर कार्यकाल 8 नवंबर को पूरा हो चुका है। अब जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक CJI के पद पर रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश के शपथ समारोह में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक इस पद पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को बधाई दी। शपथ समारोह के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रिटायर हो चुके मुख्य न्यायाधीश यू ललित का स्थान लिया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ अयोध्या विवाद, निजता का अधिकार जैसे अहम मुकदमों में फैसला देने वाली अहम पीठ का हिस्सा रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करना बहुत बड़ा अवसर है और जिम्मेदारी भी है, जिसे वो पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट परिसर पहुंचे और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि 1959 में जन्मे न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से LLB की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की डिग्री और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चंडीगढ़ यात्रा के दौरान CII एग्रोटेक इंडिया 2022 के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए डिजिटल परिवर्तन विषय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे लिए एक परंपरा है और जीवन जीने का एक तरीका है। भारत खेती में स्थायी समाधान के लिए मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रहा है, जिसका पूरी दुनिया समर्थन कर रही है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम तभी समृद्ध हो सकते हैं जब हमारे कृषि क्षेत्र का विकास होगा। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एलुमनाई मीट में भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कृषि भारत की पहचान का केंद्र रही है। एक राष्ट्र के रूप में हम तभी समृद्ध हो सकते हैं जब कृषि क्षेत्र विकसित होगा। कृषि समस्याओं को सुलझाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच तालमेल बिठाना होगा।
उपराष्ट्रपति ने ये बात चंडीगढ़ में CII के कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि समारोह को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्थिरता और खाद्य सुरक्षा साथ साथ चलती है। स्थायी कृषि प्रथाओं के बिना लंबे समय तक खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती। Forest agriculture is not a profession. Agriculture is a tradition. Agriculture, forest is a way of life. I am sure farmers here know it. The entire family is involved. They are involved 24/7. They weather all kinds of difficult situations and they do it with a smile. From ancient days, agriculture has been central to our identity. India came to be recognized centuries ago on account of its agriculture produce. We got a distinct identity in the world for that. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय भोजन, पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है। दालों की खेती इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। यूनाइटेड नेशंस adoption of 2023 as International Year of Millets should be more significant to our country as we are leaders in the area. The world is faced with food shortage, water scarcity, and unprecedented climate crisis. In such a scenario, focus on millet cultivation comes as a very smart, effective solution. It is heartening to note that we have championed this cause for a very long time and for a good reason, being leaders in the world. कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और CII एग्रोटेक इंडिया 2022 के चेयरमैन संजीव पुरी भी मौजूद रहे। बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष को उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि SRM विश्वविद्यालय का तकनीकी और प्रबंधन की शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम सभी परंपरा और संस्कृति के साथ आधुनिकता को अपनाकर चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि भारत के युवाओं की क्षमता और सामर्थ्य से लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सकता है, साथ ही नए भारत का निर्माण होगा। आज आपने डिग्री के साथ अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की है, लेकिन शिक्षा तो आपको जीवन पर्यंत प्राप्त करनी होगी। किसी भी विद्यार्थी और नौजवान का यह दायित्व है कि वह अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चेन्नई दौरे में SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आपकी शिक्षा का लाभ देश को मिले, समाज को मिले, यह लक्ष्य होना चाहिए। आप सबको विचार करना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय के अंदर हम अपने आप को श्रेष्ठता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ रिसर्च इनोवेशन के आधार पर दुनिया के अंदर अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र दुनिया के अंदर शासन करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। आप सब नौजवान चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपना इनपुट दें ताकि चुने हुए प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थाओं में आपकी आवाज बन सकें। 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमने दुनिया को बता दिया है कि भारत जिस लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर आज चल रहा है, हमने 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में
हमारे लोकतंत्र को और सशक्त किया है, मजबूत बनाया है, पारदर्शिता बनाया है और जवाबदेही बनाया है। उन्होंने छात्रों को अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में भी बताया कि कोटा बूंदी एजुकेशन का बड़ा केंद्र है। कोचिंग करने वाला विद्यार्थी चाहे मेडिकल का हो, IIT का हो, इसकी पूरी संभावनाएं होती हैं कि उसकी कोचिंग कोटा में हुई होगी। हम जिस सदी के अंदर गुजर रहे हैं, अब ये विश्वविद्यालय एक इनोवेशन, नए रिसर्च के सेंटर बनते जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि SRM विश्वविद्यालय के अंदर भी इसी इनोवेशन रिसर्च का एक सेंटर डेवलप किया है और देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका समाधान इन विश्वविद्यालयों के कैंपस से निकालना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरियाणा दौरे पर रोहतक के बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उससे भारत दुनिया भर के लिए सबसे बेहतरीन निवेश और अवसरों की जगह है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से आज सभी को अपनी प्रतिभा को निखारने और संवारने का मौका मिला है। साथ ही नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महान समाज सुधारक दीनबंधु सर छोटूराम की पावन भूमि सांपला पहुंचे, जहां उन्होंने सर छोटूराम की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सर छोटूराम किसानों के अधिकारों के प्रबल पक्षधर थे और समाज के हर वर्ग की उन्हें चिंता थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के दौरे पर रोहतक के गढ़ी सांपला में सर छोटूराम के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सर छोटूराम की जन्मभूमि की यात्रा ने उन्हें देश और इसके मेहनती किसानों की सेवा में हमेशा प्रेरित किया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भाग लिया, जिसके दौरान उन्होंने अपने जीवन में मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं से राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों पर जोर देने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को सलाह दी कि वे अपने माता पिता, बड़ों और शिक्षकों से प्यार करें और उनका सम्मान करें। उन्होंने स्नातकों से कहा, आपको हमेशा देश के हितों को हर चीज से ऊपर रखना चाहिए और नए विचारों के प्रति ग्रहणशील होना चाहिए। उन्होंने दीक्षांत समारोह को प्रत्येक छात्र के लिए एक बहुत ही खास अवसर बताते हुए लोगों की सेवा करने के विश्वविद्यालय के आदर्श वाक्य को जीने के महत्व को रेखांकित किया। From here you carry message of your university to contribute to the nation and the society at large. यह दीक्षांत समारोह आपके जीवन का सदैव एक महत्वपूर्ण अंग रहेगा। भारत को अवसरों की भूमि बताते हुए उपराष्ट्रपति ने छात्रों से समाज को वापस देने की भावना के साथ नए भारत में अवसरों का उपयोग करने में नवीन बनने का आग्रह किया। हरियाणा को वीरों की भूमि बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में राज्य के लोगों का योगदान अतुलनीय है। राष्ट्र की सुरक्षा में चाहे अन्न की सुरक्षा हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल फ्रॉम दिस स्टेट एग्जेम्पलीफाइज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पैट्रियोटिज्म। मातृभूमि के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा के किसानों और सैनिकों ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने राज्य की खेल संस्कृति और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय खेलों में इसके योगदान के लिए राज्य की प्रशंसा की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के शिक्षा मंत्री बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स समेत छात्र और अन्य लोग मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि महाराजा सूरजमल का व्यक्तित्व राष्ट्रवाद का प्रतीक है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दुनिया में जहां भी कोई व्यक्ति है उसका जुड़ाव अपने देश से है और वो सोने की तरह खरा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज में बदलाव के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, इसमें अनगिनत लोगों का सहयोग अपेक्षित होता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में बदलाव शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। आज के दिन बदलाव शिक्षा के अलावा कहीं से नहीं आ सकता। एजुकेशन अलोन brings about transformation. Education alone is equalizer. तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, पारदर्शिता लाना, व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और सही अर्थों में लोकतंत्र को देश के लोगों के हाथों सौंपना है। समारोह का विषय आजादी का अमृत महोत्सव सूचना के अधिकार के जरिए नागरिक केंद्रित शासन रहा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि RTI के प्रभावी उपयोग से विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में मदद मिलेगी, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए हमें समाज के पिछड़े तबके के व्यक्तियों को भी सशक्त करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विज्ञान भवन में आयोजित केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय सूचना आयोग की सराहना करते हुए कहा कि जन कल्याण एवं पारदर्शिता के आधार पर केंद्रीय तथा राज्यों की सूचना आयोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा लोकतंत्र को सशक्त किया है। हम सूचना आयोग को और पारदर्शिता से बनाएं, जवाबदेही से बनाएं, ताकि देश के हर नागरिक को सशक्त कर सके, मजबूत कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में देश ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विधि निर्माण का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जन कल्याण के मूल्यों तथा जनादेश के आधार पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर विधि संस्थाओं ने जनता को अधिकार दिलाने में व्यापक कार्य किया है। एक लंबे संघर्ष के बाद ये कानून बना और कानून बनाते समय ये मानसिकता थी कि गांव की पंचायत में बैठे व्यक्ति भी जो उसके गांव में निर्माण कार्य चल रहा है उसकी गुणवत्ता और जो धन आया है उसकी जानकारी उसको मिल सके। एक जनभागीदारी, जन सहभागिता हो सके, ताकि हम नीचे तक के शासन में और प्रशासन में पारदर्शिता ला सकें। जनता के प्रशासन पर बढ़ते विश्वास का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि RTI के पारदर्शी कार्यान्वयन से जनता का विश्वास सशक्त हुआ है। जनता की सक्रिय भागीदारी है और शासन के प्रति लोगों का विश्वास है कि मैंने जो ग्रीवेंसेस दी है वह सरकार तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा। अंत में उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित इस अधिवेशन में सभी हितधारकों को सार्थक चर्चा संवाद के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे विश्वास है कि आप इस RTI अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर 2 दिन तक चर्चा करेंगे, प्रभावी गतिशीलता लाने के लिए चर्चा करेंगे, अधिकतम जनभागीदारी बढ़ाने में आपका प्रयास होगा। जितनी जनभागीदारी बढ़ेगी, लोकतंत्र उतना ही सशक्त होता है। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं भूविज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपने विचार साझा किए।
वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पानी और ईंधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह बात ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 7वां इंडिया वाटर वीक के समापन समारोह के दौरान कही। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हम संसाधनों के दोहन में लापरवाही नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति ने जल निकायों को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने 7वें भारतीय जल सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण व्यवस्था में तालाबों और प्राकृतिक जलाशयों की महत्ता और इन्हें पुनर्जीवित करने पर जोर दिया गया है। भारतीय संस्कृति में और ग्रामीण व्यवस्था में जोहड़ का बहुत बड़ा मतलब है। जोहड़ अब लुप्त होते जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है, वी मस्ट डू एवरीथिंग टू सी दैट वी रिक्रिएट आवर वाटर बॉडीज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड दैट आई एम श्योर विल बी हाईली इम्पैक्टफुल। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान में प्राकृतिक संसाधनों के समान वितरण पर जोर दिया गया है। उन्होंने राज्यों के बीच जल विवाद को संघीय भावना के अनुरूप सुलझाने का आग्रह किया। That in the true spirit of federalism, time has come now that we take proactive initiatives to resolve interstate water disputes. These disputes are in favor of none and go against the very interest of the country and the people at large. I am sure with his sagacious approach and the experience he brings on the table, I expect positive results. ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 7वें भारतीय जल सप्ताह 2022 समारोह का विषय था सतत विकास के लिए जल सुरक्षा। समारोह में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सचिवालय की ओर से उनके जीवन पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई। महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास की जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित कर याद किया। इस मौके पर सचिवालय की ओर से हिंदी और अंग्रेजी में देशबंधु चित्तरंजन दास के जीवन पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसे गणमान्य व्यक्तियों को भेंट किया गया। बता दें कि देशबंधु चित्तरंजन दास के चित्र का अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 12 सितंबर 1958 को किया गया था। देश भर में गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती मनाई गई। गुरु नानक पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि गुरु नानक देव जी जैसे आध्यात्मिक सचेतकों के मार्गदर्शन से ही भारत ने विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठा पाई है। एक सौहार्दपूर्ण, समावेशी, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए गुरु की वाणी आज भी अनुकरणीय है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने काफी देर तक कीर्तन सुना। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरु नानक ने आडंबरों का विरोध किया और हमें करुणा और प्रेम से जीने की सीख दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश देते हुए कहा कि ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है। उन्होंने हमें समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा दी है। गुरु नानक देव ने यह संदेश भी दिया कि मनुष्य को विनम्र रहकर सेवा भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनके विचारों को अपनाकर हम समाज में शांति, समानता और समृद्धि ला सकते हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि हमारे देश का यह सौभाग्य रहा कि उसे गुरु नानक देव जी जैसी विभूतियों से आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिन्होंने अखिल मानवता की उस अंतर्निहित एकता को उजागर किया जो सत्य, करुणा और सदाचरण जैसे सार्वभौमिक गुणों से एक सूत्र में बंधी रही है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी देशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। उन्होंने काफी देर तक शब्द कीर्तन भी सुना। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरु नानक ने हमें करुणा और प्रेम से जीने की सीख दी और आडंबरों का विरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी के विचार हमें दया, करुणा, सेवा और बंधुत्व को आत्मसात कर मानव सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाई। कामना करता हूँ कि एक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण के हमारे प्रयास में उनकी महान शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती रहें। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डाली तो 4 नवंबर 2022 को वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। शहरी और आवास मामलों संबंधी समिति की बैठक भी 4 नवंबर को ही संपन्न हुई। 7 नवंबर 2022 को सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 9 नवंबर 2022 को कोयला, खान और इस्पात मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। इसके साथ ही विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक भी 9 नवंबर को ही संपन्न हुई। खाद्य, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक भी 9 नवंबर 2022 को हुई। इसके साथ ही लोक लेखा समिति की बैठक भी 9 नवंबर को ही संपन्न हुई। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति की बैठक भी 9 नवंबर 2022 को हुई। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी 9 नवंबर 2022 को ही संपन्न हुई। 10 नवंबर 2022 को ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक हुई। 10 नवंबर को ही विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक भी 10 नवंबर को हुई। इसके साथ ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति की बैठक भी 10 नवंबर 2022 को संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।